जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इंडियन एग्ज़ाम जितने भी होंगे, उन सब में भारत की जनसंख्या से कुछ न कुछ अवश्य ही पूछा जाता है। तो हम भारत के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हमारा आज का ये कि टॉपिक है वो होगा इंडियन ये कि अपना ये पॉपुलेशन, अर्थात भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की बात होने से पहले हम ये जान लें कि भारत जो है, भारत की अगर की 2011 की बात करें या ये कि वर्तमान की बात करें तो 2011 में जो है भारत ये कि विश्व में जनसंख्या के मामले में सेकंड स्थान पर था। अर्थात ये कि भारत का कौन सा स्थान था 2011 की ये कि जनगणना के अनुसार भारत का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान था, जबकि पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर एशिया महाद्वीप का एक देश है कि चीन है, वो पहले स्थान पर था। उस समय चीन की आबादी कितनी थी? उस समय चीन की आबादी की अगर बात करें तो चीन की जो आबादी थी वो 134 इसमें ये अपने ये करोड़ थी, जबकि भारत की उस समय एक जनगणना थी वो 121 करोड़ थी। इसके बाद अगर बात करें तो लेकिन वर्तमान में 2019 के बाद अगर बात करें तो भारत क्या है, भारत का स्थान है कि पहला हो गया है, क्योंकि भारत 2019 में भारत की जनसंख्या है वो कि चीन के पार जा चुकी है। और अगर वर्तमान इस समय की बात करें तो भारत की जो कि जनसंख्या है वो कि 140 करोड़ के पार जा चुकी है। 140 करोड़ के पार जा चुकी है। ये तो बात थी कि वर्तमान और उस समय के जनसंख्या के बारे में। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का एक संसार में, भारत का एक विश्व में स्थान, ये देखिए भारत का विश्व में स्थान, विश्व में कि कौन सा स्थान? भारत का जो आकार है, आकार के हिसाब से भारत का अगर बात करें, भारत का ये कि क्षेत्रफल में अगर बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान माना गया है और भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत से कि आकार में विश्व के 6 देश और हैं, 6 देश और हैं जो आकार में भारत से कि बड़े हैं, भारत से कि आकार में बड़े हैं, और उसमें से एशिया महाद्वीप के भी 2 देश शामिल हैं। अब ये कि क्षेत्रफल में बात करें तो भारत में कि विश्व का मात्र ये कि कितना प्रतिशत है?
4 ये की प्रतिशत ये की क्षेत्र जो है वो भारत में है। संपूर्ण की विश्व का मात्र कितना है 2.4% ये की अपना ये क्षेत्रफल है वो कहाँ है भारत में। लेकिन विश्व की आबादी का, अगर संसार की आबादी की बात करें तो विश्व की आबादी का कितना है, ये तो किस में है, भारत का क्षेत्रफल में। भारत का एक ही संपूर्ण विश्व का 2.4% ये की क्षेत्रफल भारत में है। लेकिन विश्व की आबादी की अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग कहाँ है भारत में है। कि क्षेत्रफल का तो मात्र ये 2.4% है, जबकि आबादी का कितना है 17.5% भाग है। इस हिसाब से भी देखें तो विश्व की बहुत सारे आबादी कहाँ है भारत में है। और एशिया महाद्वीप जो है वो ये कि एशिया महाद्वीप का ही तो अपना ये भारत एशिया महाद्वीप में आ रहा है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो आकार में भी संपूर्ण विश्व में कि प्रथम स्थान पर है और उसकी आबादी जो है उस आबादी में भी प्रथम स्थान पर कौन सा है एशिया महाद्वीप ही माना गया है। और अगर संसार की आबादी की बात करें ना तो आबादी के मामले में एशिया महाद्वीप में कि विश्व के 1 नंबर से लेकर के ये 10 नंबर तक के जितने भी हमने ये कि देश जो आ रहे हैं उनमें से ये कि 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के शामिल हैं। ये कि जो ऊपर के अपने 1 नंबर से लेकर के और ये कि 10 नंबर तक के देश हैं उनमें से 6 देश किसके हैं एशिया महाद्वीप के हैं। उनमें ही कौन है भारत भी शामिल है, जिसमें कि पहले स्थान पर 2011 में अगर बात की ना हमने 2011 में कि चीन प्रथम स्थान पर था। तो उस हिसाब से देखें तो पहले स्थान पर कौन है आबादी के मामले में चीन था, फिर भारत आता है एशिया महाद्वीप में दूसरे स्थान पर, तीसरे महाद्वीप में अपने की तीसरा स्थान अगर बात करें तो तीसरा स्थान अपना ये कि पाकिस्तान का आता है, फिर कि चौथा स्थान बांग्लादेश का आता है और फिर जापान आता है और फिर इंडोनेशिया। इस प्रकार 6 देश जो हैं ये कि टॉप के 1 नंबर से लेकर के और ये कि 10 नंबर तक के जितने भी देश हैं उनमें से 6 देश केवल किसके हैं एशिया महाद्वीप के हैं। तो ये तो थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हो गई। अब इसके अलावा अगर बात करें, अब हम अकेले भारत की बात करेंगे। भारत की आबादी क्या है और उसका एक वितरण क्या है, असमान वितरण है भारत में जनसंख्या का। तो असमान वितरण के पीछे ये कि रीजन क्या है, जो कि जनसंख्या का वितरण है भारत में असमान है। तो उस असमान वितरण के पीछे ये कि क्या क्या कि रीजन माने गए हैं, तो उन सब की बात भी हमें इसमें करेंगे। तो कि सबसे पहले भारत में सबसे कि पहला ही आता है कि भारत में जो आबादी है उसका वितरण है, वो वितरण क्या है असमान है कि सारे भारत में जो की आबादी है वो समान रूप से वितरित नहीं है। अगर हम भारत में अगर बात करें ना तो ये कि उत्तर प्रदेश जो है वो आबादी के मामले में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश में भारत की ये सबसे ज़्यादा आबादी निवास इसमें की करती है। जबकि दूसरी बात और उसमें जबकि भारत में अगर ये कि जन घनत्व की बात करें तो कि जनसंख्या की घनत्व में कौन सा है बिहार का प्रथम स्थान है।
ऐसा क्यों है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब देखिए दूसरा स्थान अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है। ये कि जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी में दूसरा स्थान किसका, महाराष्ट्र का आता है। फिर तीसरा अगर स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान बिहार का आता है। और अगर कि चौथे स्थान की बात करें तो चौथा स्थान ये कि पश्चिमी बंगाल का आता है जनसंख्या में। और पांचवा स्थान, ये बात हम किसके अनुसार कर रहे हैं, वर्ष 2011 के अनुसार कर रहे हैं। पांचवा स्थान किसका आता है, आंध्र प्रदेश का आता है। और फिर छठा जो स्थान है वो किसका आता है, छठा स्थान की मध्य प्रदेश का आता है। और सातवां स्थान किसका, ये अपने अपना ये कि अपने ये कि तमिलनाडु का आता है। और आठवां स्थान राजस्थान का आता है। आठवां स्थान किसका आता है कि राजस्थान का आता है। अब आप इनको भारत के मानचित्र में देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो थोड़ा सा देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये मान लेते हैं ये नेपाल और ये भूटान वगैरह, अब सबसे पहला देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, पहला स्थान यहां हो गया उत्तर प्रदेश का। अब ये जनसंख्या वितरण असमान देख रहे हैं हम, असमान वितरण में पहला स्थान किसका हो गया, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही कि शिवालिक जो आता ना अपना कि शिवालिक हिमालय है, उस शिवालिक हिमालय के बिल्कुल पास का क्षेत्र है। जबकि दूसरा स्थान देखिए महाराष्ट्र का। अब बीच में राज्य और भी रह गए, दूसरा स्थान कहाँ चला गया, महाराष्ट्र का चला गया। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरा फिर इसका बिहार का, फिर वापिस कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश के पास ही चले गए, तीसरा स्थान यहाँ हो गया। फिर चौथा स्थान पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल, चौथा स्थान आ गया। फिर आंध्र प्रदेश, बीच में एक स्टेट को छोड़ दिया, फिर कहाँ चले गए, आंध्र प्रदेश, पांचवा। छठा स्थान किसका है कि मध्य प्रदेश, फिर यहां आ गए, छठा स्थान यहां आ गया। फिर सातवां स्थान किसका है, सातवां ये कि तमिलनाडु का, फिर वापस नीचे आ गए, यहां आ गए छठे स्थान, सातवें स्थान पर। फिर जो कि भारत का आकार में सबसे कि बड़ा स्टेट है, क्षेत्रफल में सबसे ये कि बड़ा जो कि राज्य है राजस्थान, वो जो कि क्षेत्रफल में तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या के मामले में कौन सा, आठवां स्थान है। तो ये कि वितरण असमान हुआ कि नहीं हुआ। जबकि ये जो स्टेट हैं, यहाँ वाले जो स्टेट हैं और ये कि नॉर्थ के जो स्टेट हैं, उनमें की जनसंख्या वितरण बिल्कुल नाम मात्र का रह गया। क्यों रह गया, उसका एक ही रीजन क्या है, वितरण असमान है, ये बात तो सही है, लेकिन वितरण असमान क्यों है, उसके पीछे अनेक ही रीजन हैं। उन रीजन्स की हम अब बात करेंगे, इसको ध्यान से। अब यहाँ जो आठवां स्थान है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर 2011 में राजस्थान का आठवां स्थान है तो वर्तमान में कितना हो गया। अब जब कि आंध्र प्रदेश एक स्टेट की और अलग हुआ 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हो गया। कौन सा, अपना ये तेलंगाना स्टेट अलग हुआ। और ये स्टेट बनने के बाद
जो आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान था वो स्थान उसका गायब हो गया है। अब राजस्थान क्या, ये जो कि एमपी था और अपना तमिलनाडु था और अपना ये राजस्थान था, ये क्या हो गए, एक एक ये कि पायदान ऊपर चले गए, आंध्र प्रदेश इनके पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए। इस कारण राजस्थान का वर्तमान में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ध्यान रखें ये कि राजस्थान का 2 जून 2014 के बाद आबादी के मामले में कौन सा स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया है, जब कि क्षेत्रफल में कौन सा, पहला स्थान है। अब जनसंख्या जो वितरण है वो जनसंख्या वितरण असमान है। जनसंख्या वितरण असमान है। इस असमान वितरण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वितरण असमान है, इसके लिए कि उत्तरदायी के एलिमेंट्स कौन कौन से, तो इसके लिए उत्तरदायी की कारक जो हैं हम उन कारकों की बात करेंगे कि कौन कौन से ये की कारक हैं भारत में या ये कि विश्व में जनसंख्या वितरण के असमानता के लिए उत्तरदायी हैं। उन कारकों को हम एक ही 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग कौन सा होगा, पहले अगर बात करें तो पहला कारक जो है वो माना जाता है भौतिक कारक। जनसंख्या वितरण की असमानता के लिए पहला कारक कौन सा है, भौतिकी की कारक को माना गया है। जबकि दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। जबकि तीसरा जो है कि कारक है, पहला कारक कौन सा हो गया, भौतिक कारक हो गया, दूसरा आर्थिक कारक हो गया, तीसरा है कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक, या इसको सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी कहा जाता है। सांस्कृतिक कारक या इसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इसको एक ही सोशल एंड ये कि कल्चरल फैक्टर भी कहा जाता है। यह हमारे क्या हो गए, कारक हो गए। अब इन कारकों में कौन कौन सी बातें शामिल की जाएंगी वो हम देखेंगे, और यही क्या है इसकी जनसंख्या वितरण में सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने की जितनी भी आपकी ये कि बोर्ड अपना ये कि जितने भी एग्जाम होते हैं सब में उनके ये कि भौतिक कारकों का के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आर्थिक कारकों का बीच में उनमें कि एक ऑप्शन दे दिया जाता है, या फिर कि आर्थिक कारक देकर के बीच में एक ही भौतिक कारक का ऑप्शन दे दिया जाता है, और आपसे कि ये जाना जाता है कि इनमें से कि कौन सा भौतिक कारक है या कौन सा भौतिक कारक है नहीं है, कौन सा एक आर्थिक है या कौन सा आर्थिक कारक नहीं है, बीच में एक दे करके ये पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें भौतिक कारकों की, तो भौतिक कारकों में जो कि पहला कारक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मानव जीवन के लिए या कि सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है, वो है पानी की उपलब्धता। क्योंकि जहाँ पर ये कि पानी उपलब्ध होगा जीवन वही संभव है, क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकता में किसको शामिल किया गया है, पानी जो है वो मानव की मूलभूत आवश्यकता मानी गई। तो पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता हम इनके बारे में बाद में एक एक की बात भी अवश्य होंगी। पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है ऊंचावच अर्थात स्थलाकृतियाँ कि कौन कौन स्थल रूप हैं वहाँ पर ये की जनसंख्या अधिक है
और के कौन से ऐसे स्थल रूप है, कौन से ऐसे ऊंचाई से जहाँ मानव रहना पसंद नहीं करता है, जैसे कि मैदान हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, नदी घाटियाँ हैं, रेगिस्तान है। तो इनमें कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ की मानव की रहना चाहता है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मानव के लिए की अनुकूलता नहीं है। तीसरा अगर बात करें, इनसे भी महत्वपूर्ण कारक है उस स्थान की ये कि जलवायु जो है वो मानव के अनुकूल है या फिर नहीं है। तो एक जलवायु में उनमें महत्वपूर्ण कारक है। चौथा कारक है उस स्थान की मिट्टियाँ। अगर की मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर खेती अधिक होगी, उत्पादन अधिक होगा, मानव अपने आप आकर्षित हो जाएगा। अगर मिट्टी उपजाऊ की नहीं होगी तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं होती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान। ये कारक कौन से हो गए? जल की उपलब्धता हो गया, ऊंचाई हो गए, जलवायु होगी, मिट्टी हो गई। ये कौन से कारक हो गए? भौतिक कारक हो गए जो मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अगर आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कि पहला कारक है वो है उस स्थान पर पाए जाने वाले खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जहाँ अधिक होंगे वहाँ पर जनसंख्या का ये कि जमाव भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो वहाँ पर खनिज। दूसरा, जहाँ खनिज अधिक होंगे उनके इर्द गिर्द उद्योग भी अधिक होंगे, तो औद्योगिक खंडन जहाँ अधिक होगा, औद्योगिक खंडन जहाँ अधिक होगा वहाँ भी जनसंख्या क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। तीसरा, खनिज भी है, उद्योग भी है, तो जो कि उद्योगों में विनिर्माण किया जाता है उसको भेजने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए ये कि परिवहन का विकास होना चाहिए। तो जहाँ पर कि परिवहन का विकास होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ परिवहन का विकास नहीं होगा वहाँ जनसंख्या अधिक नहीं होगी। चौथा, आर्थिक कारकों में क्या मानता है? शहरीकरण। गांव की अपेक्षा ये कि नगरों में जो है वो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इसलिए ये कि नगर भी क्या करते, एक ये जो होते हैं शहर, वो एक ही की नोड का काम करते हैं। नोड ऐसा स्थान होता है जो अपने इर्द गिर्द के क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अर्थात सभी बीच का जो होता नहीं, जो अपना की सीबीडी होता है, एक ही सेंट्रल जो अपना स्थान होता है, वो आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है। वो अपनी ओर खींचता है क्योंकि वो लोग वहाँ पर जो उपलब्ध हो रहा है अपना एक ही शहर में जो उपलब्ध होता है वो अपने की गांव में नहीं होता। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसके कि चारों तरफ से इस शहर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो वहाँ पर की जनसंख्या का जमाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये क्या है कि अपना ये कि नगरीकरण जो है ये भी इनको आकर्षित करता है। अब ये राजनीतिक कारक कौन सा है? किसी देश की नीतियाँ जो हैं वो भी की जनसंख्या को ये कि बढ़ावा देती हैं या उसके की वितरण को ये बढ़ावा देती हैं। जैसे भारत में कि हमारे दो किनारा हैं, जबकि रूस ऐसा देश है जहाँ पर कि आबादी होने पर वहाँ पर किसी की बच्चे के ये कि जन्म पर उसके माता पिता को इनाम देकर के सम्मानित किया जाता है, जबकि भारत में इसे रोका जा रहा। आबादी इतनी अधिक होती जा रही कि यहाँ पर रोकने का कार्य हो रहा है, जबकि उन क्षेत्रों में आबादी को बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये सांस्कृतिक कारक,
सांस्कृतिक कारकों में कौन से, एक इसमें एक ये कि जाति, धर्म और अपना अपना यह संप्रदाय जो है वो भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग अपने की जाति, धर्म, संप्रदाय जहाँ अधिक है वहीं पर अपने आप आकर्षित हो जाता है और वहाँ पर रहना चाहता है। तो ये क्या है, ये किसी क्षेत्र के वितरण में, जनसंख्या का जो वितरण है उसको की इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, उस कोई की उनमें कौन से भौतिक कारक हैं। भौतिक कारकों में जल की उपलब्धता है, उचावच है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं। और भौतिक कारकों में एक और बता दूं आपको, एक कारक और ऐड हो सकता है इसमें कि उस क्षेत्र की वनस्पति जो है वो विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और आर्थिक कारकों में आर्थिक उस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधन है, उद्योग हैं, परिवहन है, नगरीकरण है, ये क्या है, आर्थिक कारकों के संदर्भ में माने जाते हैं। जबकि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों में उस देश की नीतियाँ या कि नियम, रूल्स एंड उसका है कि संप्रदायवाद और एक धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ जो भी हुआ है वो सारे का सारा क्या करेगा, जनसंख्या के वितरण पर इफेक्ट डालेगा, उसको अपने से की दूर दिखाएगा या उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या है, जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अब हम अपना की नेक्स्ट जो अपना एक वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भौतिक कारकों की, आर्थिक कारकों की और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के बारे में ये कि कारक, इनको उदाहरण सहित हम इसको की देखेंगे कि कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो कि जनसंख्या को खींच रहे हैं इनके आधार पर, और कौन से ऐसे कि राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या इनके कारण की अल्प मात्रा में निवास करती है। तो इन कारकों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक कि इसको कि शेयर करें और इसे लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को इसके बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि यहाँ पर कि सीनियर तक की 8th से लेकर के सीनियर तक की ज्योग्राफी है वो आपको ऑनलाइन की सभी की 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो यहाँ तक की जो है वो आपको कि यहाँ इसी प्रकार से समझाई जाएगी। और बीच बीच में जो आपका ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, जो भी आते हैं ना एग्जाम में, उस हिसाब से समझाने का कार्य सारा का सारा यहाँ पर किया जाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में ये कि सदस्य को इसमें जोड़ें और इसको शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।